हेलो फ्रेंड्स। तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आज अगर हम बात करें तो एक क्लास 10th का टॉपिक है एपी जिसको कि हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं और हिंदी में अगर बात करें तो उसको समांतर श्रेणियाँ के नाम से जानते हैं, यानी समांतर श्रेणी। एपी का पहला नंबर तो फुल फॉर्म हम लोग को जानने की ज़रूरत है, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी या श्रेणियाँ भी इसको हम लोग बोलते हैं। आप लोग को थोड़ा आज के वीडियो में कुछ शोरगुल की सुनाई देगा, क्योंकि आज दीपावली का दिन है और दीपावली के दिन होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ बम पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे कि एपी है क्या। तो एपी होता क्या है कि एक एपी को यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी को हम लोग बोल सकते हैं कि जब किसी भी डाटा किसी भी समूह को एक सीरीज वाइज से बढ़ते क्रम में सजाया जाता है तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल थोड़ा सा समझते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे सपोज दैट मान करके चलते हैं एक एपी हमारा दिया हुआ है 3, या हम लोग नेचुरल यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ठीक ना, इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। इसको एपी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पहला नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी इसको एपी हम क्लियर नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए अगला हम मान करके चलते हैं 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, ठीक। एक और अगर मान लेते एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 2 3 8 7 6 5 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि जो हमारा एपी है ना, अर्थमेटिक मीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, यह थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि क्लास 9th तक इसके बारे में हम लोग कोई उल्लेख नहीं किए, कोई एक्सप्लेन हम लोग को नहीं मिला था। जैसे ही क्लास 10th में हम लोग पहुँचते हैं तो इसके बारे में हम लोग को स्टडी करने की ज़रूरत पड़ता है। तो पहला नंबर तो हमको समझना पड़ेगा कि एपी होता क्या है। अगर मान लीजिए एपी के बारे में हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग आसानी से इसके बारे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसका फॉर्मेशन निर्माण भी कर सकते हैं। तो एपी का मतलब ही होता है कि क्रमबद्ध तरीका से बढ़ते हुए संख्या या घटते हुए संख्या, यानी कि दो संख्याओं के बीच में हमेशा जो गैपिंग होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, अंतर हमेशा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ से देखें तो 1 में 1 को जोड़े तो 2 आया, 2 में 1 को जोड़े तो 3 आया, 3 में 1 को जोड़े तो 4 आया, 4 में 1 को जोड़े तो 5 आया और 5 में 1 को जोड़े तो 6 आया। यानी कि बार बार इस क्रमबद्ध तरीके में हम देखें अगर तो एकक इंक्रीज हो रहा है, एकक बढ़ रहा है। तो अगर एकक बढ़ रहा है, अनंत तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह जो हमारा है एपी है। क्या है? एपी। फिर से समझते हैं। अगर मान लीजिए इसमें हम बात करें तो देखिए 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ठीक ना। यानी इसमें हर एक नेक्स्ट टर्म में 2 इंक्रीज हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इन लोग दोनों के बीच में 2 का अंतर, 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर, 8 और 10 के बीच में 2 अंतर, 10 और 12 के बीच में 2 अंतर और 12 और 14 के बीच में भी 2 ही अंतर है। तो यानी कि हर एक नेक्स्ट संख्या में कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के अगर हमको सीरीज मिलता है, क्रमबद्ध तरीका में लिखा हुआ मिलता है, तो इसको भी हम एपी बोल सकते हैं। अगला चलते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 2 से 3, 3 से 8, यानी 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर, लेकिन 3 और 8 के बीच में 5 का अंतर हो गया। वहीं 8 और 7 एक यहाँ पर घट गया, या 7 और 6 यहाँ पर भी 1 घट गया, 6 5 यहाँ भी 1 घट गया। यानी कि इसका जो तरीका लिखने का है, बढ़ने का तरीका है, न तो हमको इससे पता चल पा रहा है कि कितना आगे बढ़ रहा है, और ना ही हमसे इसको से यह भी पता चल पा रहा है कि कितना पीछे मुड़ रहा है, पीछे घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इस प्रकार के हमको क्रमबद्ध तरीका में कोई भी अरेंजिंग या कोई भी लिखा हुआ मिल जाए तो इसको बोल सकते हैं यह एपी नहीं है। क्या है? एपी नहीं है। एपी नहीं है। यह तो हमारा नॉर्मल तरीका हुआ कि कैसे एपी के बारे में पता करेंगे। हम लोग जो क्लास 10th में पढ़ते हैं वहाँ पर एपी को कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। यह तो एक बेसिक बोल सकते हैं कि ऐसे भी हम समझ सकते हैं, लेकिन जो क्लास 10th में होता है वहाँ पर आपको एपी
कैसे पता करेंगे उसको लिखना रहता है कि नीचे दिए गए हुए जो क्रमबद्ध तरीके में सजाए हुए संख्या हैं वह एपी के पद में है कि नहीं, यानी कि वह एपी के फॉर्म में है या नहीं है। तो उसको कैसा पता करेंगे इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे और एकदम नॉर्मल भाषा अपने भाषा में समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम लोग को कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो ऐसा करते हैं कि इन्हीं लोग तीनों को हम फिर से वेरीफाई करेंगे, लेकिन वेरीफाई करने से पहले एपी के फॉर्म के बारे में जानना पड़ेगा और एपी के फॉर्म, एपी के रूप यानी समांतर श्रेणी के रूप के बारे में समझ जाएंगे। उसके बाद प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, तृतीय पद क्या होता है, डी क्या है, इस सभी के बारे में समझते हैं। उसके बाद पुनः हम लोग इसी क्वेश्चन पर आएंगे और इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि यह एपी है या नहीं है। तो अगर मान लीजिए पहले हम एपी के फॉर्म या रूप की बात करें तो पहला नंबर तो आपको मालूम होना चाहिए कि एपी जो है उसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, हिंदी में उसको समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणियाँ के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का उपयोग करेंगे, यानी बाईलिंगुअल रहेगा, तो दोनों लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला नंबर अगर हम बात करें फॉर्म ऑफ एपी, ठीक ना, यानी कि एपी के रूप, यानी एपी दिखने में होता किस प्रकार से है इसके बारे में अगर बात करें तो एपी का जो रूप होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। आगे अगर बात करें इसको ये फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट फॉर्म, यानी एक तरीका यह हो गया लिखने का क्या, एपी का रूप। सेकेंड रूप भी इसका एक होता है सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्म क्या आता है कि ए तो ए ही रहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए ए को में हम ए प्लस डी कर दिए तो A1 प्लस डी हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, A2 प्लस डी, अगला A3 प्लस डी, अगला A4 प्लस डी, डॉट डॉट डॉट। थोड़ा अभी आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इसको हम समझाते हैं क्या है। तो यानी अगर मान लीजिए हम बोले कि ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d, यहाँ पर हम क्या किए, A1 प्लस डी, A2 प्लस डी, A3 प्लस डी, A4 प्लस डी। तो यहाँ पर A क्या है, D क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है, इसको भी हमको समझना होगा। उसके बाद हम लोग इस पर समझेंगे कि क्यों ऐसा इसका निर्माण किया जाता है। अगर मान लीजिए निर्माण करना पड़ेगा तो किस रूप में हम लोग कर पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ओके। अगर यहाँ हम ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट टर्म है यानी पहला जो पद है उसको हम लोग A1 बोलते हैं, और A1 का मतलब ही होता है पहला पद। क्या होता है, पहला पद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब इसको बोलते हैं A2, इसको क्या बोलेंगे A2, इसको क्या बोलेंगे A3, इसको क्या बोलेंगे A4, इसको क्या बोलेंगे A5। इस प्रकार से यह आगे बढ़ते जाएगा। तो A2 हमारा क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा दूसरा पद जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड टर्म, ओके। A3 क्या हमारा है, तो A3 को बोल सकते हैं तीसरा पद, और तीसरा पद को बोलते हैं इंग्लिश में थर्ड टर्म। इस प्रकार से हम यह बोल सकते हैं कि हर एक आगे वाले संख्या जो एक टर्म है, पद है, यानी A1 A2 A3 A4 A5। तो अब तक हमको यह पता चल गया होगा कि A क्या है, पहला पद है, A1 क्या है, पहला पद है, ठीक ना। D क्या है ये अभी पता नहीं चला है, A2 क्या है तो A2 दूसरा पद है, A3 क्या है तीसरा पद है, A4 क्या है चौथा पद है। अगर मान लीजिए हमको लिखा हुआ कहीं मिल गया, क्या मिल गया, A4, बस यहाँ देखना है क्या A4 है, इसका मतलब चौथा, और A हमारा पद है यानी चौथा पद। कौन सा है, चौथा पद, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फोर्थ टर्म। अगर मान लीजिए लिखा हुआ आपको मिल गया A50,
तो इसको देख करके पता होना जाना चाहिए 50 मतलब 50, यानी कि 50वां पद है। कौन सा पद है? 50वां पद। इंग्लिश में बोलेंगे 50 टर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा तो हम खुद से पता कर सकते हैं कि यह कौन सा पद है और क्या है। अब अगर आगे हम बात करें डी की, तो डी हमारा एक कॉमन डिफरेंस है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब इसी कॉमन डिफरेंस को शॉर्टकट में हम लोग डी लिखते हैं। इसको शॉर्टकट में क्या हम लोग लिखते हैं? शॉर्टकट में डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डी। अब डी का मतलब यहाँ पर जो होता है अंतर। हिंदी में अगर बात करें तो अंतर। अंतर कैसा? अगली पद में से जब पिछले पद को माइनस करते हैं तो जो उसके बीच का अंतर होता है उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक ना? ठीक है, तो जैसे यहाँ से देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, या इसी एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखें तो a2 माइनस a1 यानी डी का जो हमारा फार्मूला हो जाएगा a2 माइनस a1, फिर डी का क्या हो सकता है? a3 माइनस a2, फिर डी का क्या हो सकता है? a4 माइनस a3। तो आप लोग के मन में यह कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि डी बराबर बार बार जब आप अलग अलग फार्मूला लिख रहे हैं तो हम किस फार्मूला का यूज करेंगे। तो आप किसी भी फार्मूला का यूज कर सकते हैं। डी का जो उपयोग होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, डी का उपयोग कर हम पता लगा सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि यह एपी है या नहीं। एपी है या नहीं। अब कैसे पता लगाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। उसको समझने से पहले इसको हम लोग इरेज करेंगे। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में मेंशन कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान में होना चाहिए कि फॉर्म क्या होता है। इसको फॉर्म, दोनों फॉर्म हम उपयोग में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ था 2 4 6 8 10। इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं पुनः 2 4 6 8 10 ... इसको चेक करके हमको पता करना है कि यह एपी है या नहीं है। क्या हमको पता करना है? एपी है या नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग एपी सीखते हैं, पता करने की एपी कैसे पता करेंगे। तो डी बराबर क्या बतलाए थे? a2 माइनस a1, मतलब कि अगला पद में से पिछला पद को माइनस करना। डी बराबर क्या है? a3 माइनस a2, मैंने अगले पद में से पिछले पद को माइनस करना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है, तो उसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। और अगर हमको डी मालूम रहेगा तो डी के कारण हम पता कर सकते हैं और क्लियर भी हो सकते हैं कि एपी है या नहीं। तो पहला नंबर तक करेंगे क्या कि यहाँ a1 a2 a3 a4 a5 जो दिया हुआ पद उसको थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पर 2 जो हमारा है a1 हो जाएगा, यह क्या है? a2 हो जाएगा, यह क्या है? a3 हो जाएगा, यह a4 हो जाएगा और यह a5 हो जाएगा। और d बराबर अभी हम फार्मूला बतलाए थे कि a2 माइनस a1, तो कम से कम d का मान 3 निकालना होगा। कितना? 3 बार चेक करना होगा अलग अलग दिए हुए संख्याओं पर, ताकि हम यह सेटिस्फाई हो सके कि जो हमारा बार बार अंतर आ रहा है किन्हीं दो संख्याओं के बीच में वह इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो दिया हुआ क्रमबद्ध सीरीज है वह हमारा क्या एक है? एपी के फॉर्म में है। तो अगर मान लीजिए हम बोल दें कि a2 माइनस a1, तो a2 हमारा क्या है? 4, तो a2 की जगह 4 लिख दिए, माइनस a1 कितना है? 2, तो यानी कि 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2। फिर एक बार चेक कर लेते हैं a3 माइनस a2। जब भी हम d का फार्मूला लिखेंगे तो उसके अगले पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए a3 लिए तो a3 में से a2 को माइनस करेंगे। अगर मान लीजिए लेते हम a5 तो a5 माइनस a4 करते, ठीक है। तो a3 का मान हमारा क्या है? 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस क्या है? a2, तो a2 का मान कितना है? 4, तो 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा?
चलिए एक हम A5 में से A4 को माइनस करके देखते हैं। D बराबर A5 माइनस A4। A5 का मान कितना है 10 माइनस A4 का मान कितना है हमारा 8, यानी कि 10 में से 8 माइनस करेंगे, मैंने 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो हम बार बार क्या देख रहे हैं, चेक किए तो D का मान हमेशा क्या आ रहा है बराबर। इससे हमको क्या मिला कि D का मान हमेशा बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, हमेशा बराबर आ रहा है। पहला नंबर पॉइंट, अगर बराबर आ रहा है, अगर बराबर आ रहा है तो वह AP होगा। क्या होगा, AP होगा। दूसरा नंबर पॉइंट, अगर मान लीजिए बराबर नहीं आता, बराबर नहीं आ रहा है तो वह AP नहीं होगा, AP नहीं होगा। तो अभी तो हम चेक कर लिए कि यह AP है। क्यों AP है, क्योंकि D का मान हमेशा बराबर आ रहा है। तो लिख देंगे यह एक AP है। इंग्लिश में लिखेंगे इट इन द फॉर्म ऑफ AP। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो AP नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके माइंड में चल रहा होगा कि कैसे हम पता करेंगे कि AP वह नहीं है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। ये इसको हम मान लेते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल नंबर अगर 2 हम लेट कर लें तो एग्जाम्पल नंबर 2 को हम लेट कर लेते हैं 2 4 8 10 9 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो अगर इसको भी हम इंडिकेट करें, सूचित करें, तो बोलेंगे कि इसको हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है और A6 है। यानी कि यह पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। ठीक है, हमको क्या चेक करना है, D। क्या चेक करना है, D। जब D निकालेंगे और D निकालने के बाद अगर मान लीजिए इसका वैल्यू इक्वल आता है, बराबर आता है, तो हम बोलेंगे कि यह AP है या फिर नहीं है। चलिए D बराबर हम क्या बोले थे कि A2 माइनस A1। हमको मान लीजिए A2 माइनस A1 मन किया, चेक कर लिए। आपको अगर कोई और वैल्यू मन करता है तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे A2 माइनस A1 किया तो यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे, यही ना। A2 का मान कितना है 4, इस A2 की जगह पर रख देंगे 4 माइनस A1 का मान कितना है 2, तो 4 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब मान लीजिए आपका मन किया कि नहीं, आप बार बार एक ही वैल्यू को ले रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कि A6 में से A5 को माइनस कर दीजिए। चलिए उसको भी ले लेते हैं। तो D बराबर A6 माइनस A5। तो A6 में से जब A5 को माइनस करेंगे, A6 का मान कितना है 6, सॉरी 4, तो 4 रख लिए, माइनस A6 का मान कितना है, तो A6 का मान हमारा देखिए कितना है, सॉरी A6 का मान हमारा 4 है और A5 का मान 9। तो 4 में से 5 को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, इसलिए -5। अब हमको 2 ही स्टेप में पता चल चुका है कि जो D का मान आ रहा है दोनों बार अलग अलग आ रहा है। क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर D का मान 2 आया और यहाँ D का वैल्यू कितना आया 5। तो यहाँ पर लिखेंगे D का मान बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। यह आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, यह हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। बस देख करके खुद से आपको समझ जाना है कि यह AP है या नहीं है। जब D का मान यह बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो लिख देंगे यह AP नहीं है, यह AP नहीं है, यानी इट इज नॉट फॉर्म इन AP। तो अब हम लोग कम से कम इतना सीख चुके हैं। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर आप भी सीख पाइएगा कि यह AP कैसे हम पहचानेंगे, AP कैसे लिखेंगे। अभी इसमें बहुत सारे बेसिक चीज़ बाकी है, उसको भी हम बतलाएंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे फिर हम समझने का प्रयास करते हैं कि AP कैसे पहचानेंगे। AP फिर पहचानने का एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई रेंडमली एरर ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर ये हमारा 3 नंबर हो गया। एग्जाम्पल 3 हम मान करके क्या चलते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है हमारा 8 16 18, या फिर इसको ऐसे ले लीजिए 8 16 24
डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए इतना छोटा दे दिया है। हमको चेक करना है कि यह AP है या नहीं। चेक करें, ठीक ना, या पता लगाए AP है या नहीं, ठीक ना। वही चेक दिस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ AP और नॉट, ओके, कि यह AP के फॉर्म में है या नहीं है। सेम वही काम करना है आपको। अगर याद है कि A1 A2 A3 तब तो बहुत अच्छा। अगर आप शुरू बना रहे हैं तो इसको लिख लेने का प्रयास कर लेना है। तो ये हमारा A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा और ये हमारा A3 हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसके 3 पर भी हम पता कर सकते हैं। कैसे? सिंपल है। अगर आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे, बार बार बनाने लगेंगे, बहुत सारा इसका क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, तो वहाँ से समझ सकते हैं। A2 माइनस A1 मतलब 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 24 में से 16 घटाएंगे फिर 8 बचेगा। डायरेक्ट क्लियर हो चुका कि यह एक AP है। तो यानी कि लिख सकते हैं D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 मतलब 16 और 16 में से कितना माइनस करेंगे 8, तो कितना बचेगा 8। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, तब की बार A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 का मान कितना है 24 और 24 में से कितना माइनस करेंगे A2 मतलब 16। तो यहाँ पर भी हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। इन दोनों देखने के बाद हमको क्या क्लियर हुआ कि यह बराबर है। क्या है? बराबर है। अब हम एक ही चीज़ बतलाए हैं, जब भी बराबर आएगा, क्या आएगा? बराबर आएगा तो वह क्या हो जाएगा? AP होगा। अगर वह बराबर नहीं आएगा तो AP नहीं होगा। तो यह बराबर है तो लिखेंगे यह AP है। अब इतना जो हम लोग चेक किए, बार बार सीखे, इससे एक ही कंक्लूजन मिला कि AP जब भी होता है ना, एक सीरीज वाइज होता है। वह बढ़ते क्रम में अगर होगा तो जितना का अंतराल होगा एक संख्या और दूसरे संख्या के बीच में, वह हर एक संख्या के बीच में उतना ही अंतराल होगा, गैपिंग अंतर उतना ही होगा। अगर वह बढ़ते क्रम में है तो, और घटते क्रम में भी अगर वह रहेगा तब भी वह हमारा एक इक्वल वैल्यू से घटते हुए रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग AP के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन अब AP के पद को कैसे लिखेंगे, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। और AP के पद के बारे में जब हम समझ जाएंगे तो उसके बाद समझेंगे कि AP हम कैसे बना सकते हैं और AP को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो एक चीज़ और सीखेंगे कि AP जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक अनंत AP होते हैं, एक लिमिट AP बोल सकते हैं, यानी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं फाइनाइट AP और इनफाइनाइट AP। तो इन लोग दोनों के बारे में भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। उससे पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर तो हम लोग अब समझ लेते हैं। पहला नंबर कि AP कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अगर हम लोग क्लास 10th की बात कर रहे हैं तो क्लास 10th में उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को सिर्फ इतना ही समझना है कि लिखे हुए टर्म बहुपद सीरीज को देख करके हमको सिर्फ इतना पता करना है कि फाइनाइट AP है या इनफाइनाइट AP है। जैसे मान लीजिए दे दिया 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। दूसरा नंबर मान लीजिए दिया 3 6 9 12 डॉट 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 डॉट। तीसरा नंबर मान लो दे दिया 8 16 24 डॉट 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 80। चौथा नंबर मान लीजिए आपको दे दिया 10 20 30 40 डॉट 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 100। पांचवा नंबर मान लीजिए आपको दे दिया कि 6 18 या 6 12 18 24 डॉट डॉट डॉट। पता लगाए, क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया, पता लगाए कि फाइनाइट AP है या इनफाइनाइट। हमको क्या पता करना है कि फाइनाइट AP है या इनफाइनाइट। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए। फाइनाइट का मतलब फिक्स, लिमिट, ठीक ना। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनलिमिट, ठीक ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिक्स का मतलब होता है कि हमको मालूम है कि वह कितना है, और इनफाइनाइट का मतलब होता है कि हमको मालूम ही नहीं कि वह कहाँ तक जाएगा, उसमें कितना संख्या है। याद रखिएगा, यानी कि फाइनाइट में हमको संख्या के बारे में पता रहता है, कि वह
एपी कहाँ तक जाएगा, ठीक है, जबकि भाई इनफाइनाइट एपी में यह पता नहीं रहता है, यह पता नहीं रहता है। क्या पता नहीं रहता है? तो ऊपर वाला कि कहाँ तक वह एपी जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 4 6 8 डॉट 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 बढ़ते जा रहा है। अब कहाँ तक यह जाएगा हमको मालूम नहीं है। जब इस प्रकार के मिलेगा डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पर कोई संख्या दिया हुआ नहीं रहेगा, तो इस प्रकार के एपी समांतर श्रेणी को हम लोग बोलते हैं क्या? इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट एपी। यहाँ पर भी देखेंगे तो डॉट 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 आगे की ओर बढ़ रहा है, इसको भी बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। अगर यहाँ पर देखें तो यह डॉट 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 से आगे बढ़ रहा है, 80 तक जाकर के लास्ट हो जा रहा है। कहाँ रुक जा रहा है? या 80 पर लान करके रुक जा रहा है, यानी इसके आगे एपी नहीं है। तो इस प्रकार के एपी को बोलेंगे क्या हम लोग? फाइनाइट एपी। क्या बोलेंगे? फाइनाइट एपी। ये अभी लास्ट है, लास्ट में लान करके रुक जा रहा है, इसलिए इसको भी बोलेंगे फाइनाइट एपी। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो यह कहाँ पर जाकर के रुकेगा, कोई भी इसका गिनती नहीं, अनिश्चित है, अनसर्टेन है, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी। ओके, तो ये हम लोग जो ध्यान से देखें, इससे हमको पता चल चुका है कि फाइनाइट एपी क्या होता है और इनफाइनाइट एपी क्या होता है। अब आगे जो हम सीख रहे हैं ना, वो हम थोड़ा सा सीखेंगे टर्म को लिखने के तरीका। जैसे कि स्टार्टिंग में हम बतलाए थे कि एपी समांतर श्रेणी के 2 रूप होते हैं, एक A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर उसको लिख सकते हैं A प्लस D A2 प्लस D। तो उसका लिखने का तरीका क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं, या उसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दिया हुआ है A7, तो पहला नंबर में तो हमको मालूम होना चाहिए कि यह A7 का मतलब क्या है। जैसे ही A7 हमको देखा, A का मतलब होता है पद और 7 मतलब क्या? 7वां, यानी कि 7वां पद। कौन हमारा है? यह है 7वां पद, यानी 7th टर्म। ओके, अब इस A7th टर्म को कितने तरीका से हम लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं A7th को A प्लस 6D से लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? A5 प्लस D। अब इसको थोड़ा समझना है। अगर मान लीजिए D के साथ गुना करके लिखना है हमको, तो कुछ नहीं करना है, A को अलग कर देना है। A7 का मतलब है कि A यहाँ क्या है? 7 गो है, और 7 गो में से अगर एक A बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या? 6, और 6 में D से गुना कर देंगे। यहाँ पर देखिए A5 प्लस D, अगर मान लीजिए A5 नहीं होगा, यहाँ पर A6 होगा। कितना होगा? A6, यानी A6 में जब D को ऐड करेंगे तो हमको A7 मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप इस माध्यम से सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए A10 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? अगर D के साथ लिखना है मल्टीप्लाई करके, तब किसके साथ गुना करके लिखना है? D के साथ। तो पहला नंबर A को A ही छोड़ दीजिए, अब प्लस लिख दीजिए, और 1 घटा दीजिए। 10 है तो 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ पर D लगा दीजिए। और अगर मान लीजिए D को हमको सिंगल छोड़ना है, D को क्या करना है? सिंगल छोड़ना है, तब उसको क्या लिखेंगे? यहाँ जो A प्लस 9D लिखे थे ना, तो 9 को A के साथ ले आनी है, तो A9 प्लस D। चलिए एक 2 और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया A प्लस 50, इसको क्या लिख सकते हैं? इससे तो हमको क्लियर हो चुका है ना, यह कौन सा पद है? तो 50वां पद है। क्यों? क्योंकि A का मतलब पद और 50 दिया है तो 50वां पद। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे क्या? 15th टर्म। क्यों? क्योंकि A का मतलब टर्म होता है और 50 इसका मतलब 50वां टर्म है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखने का 2 तरीका भी आप लोग को हम बतलाएं। अगर मान लीजिए D के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो D के साथ मल्टीप्लाई करना है तो A को अकेले छोड़ दीजिए, और 50 में से 1 घटा के D से गुना कर दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हमको D को अब अकेले छोड़ना है और A के साथ मल्टीप्लाई करना है, या A के साथ कोई संख्या को लगाना है, तो इस 49 को जो D से मल्टीप्लाई किए थे A के साथ 49 लगा दीजिए और D को अकेला छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और इस प्रकार से क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी में कितनी संख्या है, कौन संख्या के पद हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।